दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अखिलेश सरस्वती क्लासेस में। मैं आज आपको कराने वाला हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 2.3.5 का। ठीक है, तो मैं इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, किस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, और एक नया कंसेप्ट जो कि हम 3.2 में पढ़ चुके हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको शुरू कराता हूं कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है हम पढ़ने वाले हैं, क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने पहले दो मेथड पढ़े थे, आपको याद होगा। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स में एक में क्या करना होता था, एक में हमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करनी होती थी वैल्यू, यानी आप x को फ्री करो, आप y को फ्री करो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई एक वेरिएबल्स को खत्म करना होता था, एलिमिनेट करना होता था। ये दोनों ही इजी थे, आपने अच्छे समझे। बट ये जो हम मेथड करने वाले हैं, ये मेथड इन दोनों से भी ऊपर है, मतलब ये वो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा ये जो हमें इन दोनों में बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। यानी जब भी हमारे पास इक्वेशन ऐसी आती है कि ax प्लस में by प्लस में c, या a स्क्वायर प्लस में b क्यूब y प्लस में c2, तो इस तरीके की जो इक्वेशंस होगी वो हम इनमें अगर सॉल्व करने बैठे तो ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व दोनों से हो जाएंगी, बट हमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा पार्ट बढ़ जाएगा और आपको इजीएस्ट वे में आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, इसके लिए भी क्वेश्चन कराता हूं। जैसे हमारे पास इक्वेशन, हम जब भी बात करते हैं दो इक्वेशन, हम क्योंकि पढ़ चैप्टर क्या रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स 2। तो इसमें एक इक्वेशन मान लो हम लेते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन, इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने एक तरीका अपनाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। याद रखना कि c इधर होना चाहिए, अगर ये c उधर हुआ, मान लो ये तो जनरल इक्वेशन है, अगर हमारे पास इक्वेशन होती है तो ज्यादातर इक्वेशन हमारे पास ऐसी लिखी होती है इस तरीके से। तो इसमें आपको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना है, किसमें, इस तरीके में कन्वर्ट कर लेना है। और अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो इस टाइम पे जो c की वैल्यू हो जाएगी वो -5 लेनी है आपको। ठीक है, यहाँ तो आपको नजर आ रही है साफ साफ कि c की वैल्यू -5 है, बट यहाँ पर प्लस नजर आ रहा है, तो उसको इधर लाके क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, आप इसको पहले x लिख लो, थोड़े डिस्टेंस से y लिख लो और फिर 1 लिख लो। इस x के नीचे एक डॉटेड लाइन बना लो, मैं रफली बना रहा हूं जिससे आपको समझा पाऊं, आप डिफरेंशिएट कर पाओ इस चीज में कि मैं किस तरफ क्या वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है b से, यानी b1 और b2। उसके बाद इन दोनों के बीच में लिखना है, b के बाद क्या आता है, b के बाद आता है c, तो यहाँ पे आएगा आपका c1 और ये आएगा c2। c के बाद क्या आता है, d, बट d हमारे पास है नहीं, तो c के बाद क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे a, तो a1 a2। उसके बाद में 1 के बाद में a के बाद में क्या आता है, b, तो b1 और b2। याद रखना आपका b से स्टार्ट होगा और b पे खत्म होगा, ये आपका याद करने का तरीका। ठीक है, और आगे इसको हटा दो। मैंने सिर्फ आपको इसलिए ये बना के दिखाए थे कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि x के जस्ट नीचे नहीं करना, इससे इधर लिखना है, इससे इधर लिखना है, y से पहले लिखना है, y के बाद में लिखना है, 1 से पहले लिखना है, 1 के बाद में लिखना है। मेरा ये लाइन बनाने का मतलब ये था। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। किस तरीके से करोगे, तो देखो अगर आपने x लिखा है तो x के नीचे इन दोनों का मल्टीपल माइनस में इन दोनों का मल्टीपल, यानी b1 c2 माइनस में b2 c1 इक्वल टू, फिर आपको करना है y, और क्या लिखोगे, c1 a2 माइनस में c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, a2 b2 माइनस में a2, शायद मैंने गलती कर दी, यहाँ पे a1 आएगा हमारा, ये आएगा a1 b2 और a2 b1।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखो कि तीनों चीजें इक्वल है, अब तीनों चीजें इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x अपॉन में b1c2 माइनस में b2c1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन में a1 b2 और a2 b1। ठीक है, एक चीज ही होगी। अब इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, देखो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा b1c2 माइनस में b2c1 अपॉन a2 b2 माइनस में a2 a1 है, ये a1 b2 माइनस में a2 b1, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। जब आपने इसको इसके इक्वल रख दिया, अब आप क्या करो x y को भी इसके इक्वल रख दो। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे y अपॉन में कितना हो गया c1 a2 माइनस में c2 a1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में वो बिल्कुल एज इट इज a1 b2 माइनस में a2 b1। ठीक है, यहां से एक और स्टेप लिखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहां भेजेंगे तो c1 a2 माइनस में c2 a1 अपॉन में क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस में a2 b1, तो आपकी y की वैल्यू है। इतना इजी है। अब देखो हमने जनरल इक्वेशन ली, हमने जनरल ली तो हमने जनरल वैल्यू लिखी और हमने a और b की टर्म में, हमने a b c की टर्म में हमने x की y वैल्यू निकाल दी और y की वैल्यू भी निकाल दी। बट जब हमारे पास क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में क्या होगा, a1 की वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगी, b1 की वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगी, हो सकता है वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को लिख के हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हमें यहां तक नहीं जाना, मैं आपको बताऊं यहां तक क्यों नहीं जाना। इसका रीजन है कि जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ पर जब आप यहाँ पर एबीसी की वैल्यू पुट करोगे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला याद करना भी मुश्किल है ना। तो आपको अगर नया क्वेश्चन दे भी दिया तो आपको ये जो स्टेप है ये आपको करने ही पड़ेंगे यहाँ तक, उसके बाद आप उसमें वैल्यू पुट करोगे। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि आप इसको यहां तक ना करके क्या करो, आप a1 b1 इन सबकी वैल्यू यहां रखो और रखने के बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तो जो फाइनल आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर a1 b1 a2 b2 की वैल्यू नहीं दी थी, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा। क्या पता यहीं पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। मान लो मल्टीप्लाई करके आया 5 माइनस 2, यहाँ पे आया 6 माइनस 3, यहाँ पर आया 2 माइनस 1। तो अगर आप देखो तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तो इसका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप b1 b2 इन सबकी फॉर्म में लिखते हो तो पहले आपको यहां तक लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप वैल्यू डालोगे, फिर उसमें कैलकुलेशन करोगे, तो यहां से रॉन्ग होने के, कैलकुलेशन मिस्टेक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम यहां पर इस फॉर्मूले को लिखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है ये ab1 b1 2 इन सब में पुट करने की, है ना, a1 b1 इन सबको रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ फॉर्मूले के लिए हम ये काम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। हमारे जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जांपल पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14। देखो मैं ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एक्सरसाइज में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम होंगी सब बताऊंगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम आती है बीच में, उसमें मेरे को जल्दी से जल्दी आपको तरीका समझाना होता है। तो अगर आपको तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आगे का काम हो जाएगा। इक्वेशन बनानी हम आगे भी सीख लेंगे। मैं और आपके लिए एनसीईआरटी के अलावा कम से कम 30 वर्ड प्रॉब्लम का एक वीडियो दूंगा, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अतः जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर ये इक्वेशन है। अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 5। ऐसे ही c1 की वैल्यू कितनी है, तो c1 की -46 और c2 की वैल्यू कितनी है -74। अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये c इधर है, 0 से इक्वल टू के इधर ही है, इसलिए मैंने ये वैल्यू ली। उसके बाद में क्या है, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। b1 की वैल्यू देखो कितनी है, तो b1 की वैल्यू 3, तो ये इस x से इस साइड लिखना है 3 और उसके नीचे क्या लिखना है 5। उसके बाद y और इसके बीच में क्या लिखना है, तो यहाँ जाएगा c1, तो c1 की वैल्यू कितनी है -46 और नीचे लिखना -74। उसके बाद में y के बाद में क्या है a, तो a1 की वैल्यू जाएगी 2 और नीचे आ जाएगा 3 और 1 के बाद में हो जाएगा b, यानी 3 और 5।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक बार लिखना है ये, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, फर्दर आगे आपको इसको ही सॉल्व नहीं करना। ठीक है, चलिए तो इसको हटा देते हैं और इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, उसके बाद आपको पता है क्या करना है, आपको इसके इक्वल टू y इक्वल टू और ये 1 इक्वल टू, इस तरीके से। ठीक है, अब x के नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल, माइनस में इन दोनों का मल्टीपल। यहाँ सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो होती है प्लस और माइनस की, तो उसका खासकर ध्यान रखना है। आपको जो माइनस लगाना है बीच में वो लगा ही दो, है ना, उसको मत छेड़ो अभी, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें याद रहेगा, हम माइनस को इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, बट कई बार क्या होता है हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, पर हम यहाँ पर ऐसी गलती ना करेंगे, हम सीधा जो माइनस आएगा उसको माइनस को लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करें तो 74 इंटू में 3, 12 1 7 22, यानी माइनस का 222 आ जाएगा। माइनस का साइन इसके साथ लगना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपके माइनस के होंगे, तो क्योंकि माइनस के होंगे इसलिए माइनस में ब्रैकेट में लिख दो, सबसे बढ़िया है कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। मल्टीप्लाई करें तो 230। ठीक है, चलिए अगले में y है, तो y में इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ये हो गया 120 और 18 138, माइनस का 138 हो गया और माइनस साथ में लगेगा ही लगेगा, उसके बाद में ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीपल। अब इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, माइनस का 148। ठीक है, माइनस का है तो माइनस लगाऊंगा, मैं भूल गया हूं माइनस लगाना, माइनस 148। उसके बाद में ये लास्ट में बचा क्या है भाई, इसका मल्टीपल माइनस में इसका मल्टीपल, यानी इन दोनों का मल्टीपल हो गया 10 माइनस में 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं इनके लिए, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि किसका आंसर क्या आना चाहिए। और 1 अपॉन में आप देखो ये कितना जाएगा, माइनस 220 और ये जाएगा प्लस का 230, तो माइनस का 220 प्लस में 230 इज इक्वल टू, ऐसे ही वहां देखो माइनस का 138 और प्लस का कितना हो जाएगा 148, तो 148। ऐसे देखो 10 माइनस में 9 एक बार और लिख देते हैं कि हमारा स्टेप जिस तरीके से बन रहे हैं वही बने। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x अपॉन इन दोनों का सम कितना आ जाएगा भाई, माइनस का प्लस का 8 आएगा। ठीक है, इक्वल टू y अपॉन में कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो ये आपका प्लस का 10 आ जाएगा, 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, एक बार x अपॉन में 8 को इक्वल टू 1 अपॉन 1 करना है और एक बार y अपॉन में 10 को इक्वल टू 1 अपॉन 1 करना है। कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ गया और y इज इक्वल टू 10 आ गया, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट मेरा नया क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी थोड़ा अलग है, मतलब है एनसीईआरटी में बट एग्जांपल नहीं है, बट अगर मैं इसमें, इसलिए मैंने इसको लिखा क्योंकि इसमें इक्वल टू में क्या है 35 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब c उस साइड हो, जब हमारा कांस्टेंट उस साइड हो, तो हमें इस साइड में लेके आना पड़ेगा, और अगर आप इस साइड में लेके नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, उसके आगे माइनस लगा दो। यानी अगर आप a1 की वैल्यू देखो तो आपकी वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू देखो तो आपकी वैल्यू 2, b1 की वैल्यू देखो तो आपके पास है 3, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे ही c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -35 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू हो जाएगी 28, वो भी किसका, माइनस का। तो इसका खास ध्यान रखना है आपको, अगर वो इधर है तो माइनस में आगे माइनस लगाओ, और अगर वो इसी साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो उस पर जो नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, वो उसके साथ ही आप लगाओ। ठीक है, और उसके बाद में ये फॉर्मूला तो मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूं, एज इट इज लिखने रहना है, कोई चेंज नहीं करना इसमें। उसके बाद में x y1 b1 की वैल्यू देखो कितनी है 3, तो 3 हो जाएगा, नीचे 4 आएगा। उसके बाद में -35 होगा, -28 होगा, देन c1 के बाद a की वैल्यू यानी 5 और 2, और उसके बाद में 3 और 4, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप क्या लिखोगे, x और उसके नीचे क्या आएगा, इसका मल्टीपल। अगर इसके मल्टीपल को देखें तो ये आ जाएगा 90, और 90 यानी 84 कितना आ जाएगा, माइनस का 84 होगा, 86 होगा, 84 होगा, 24 2 और 84। ठीक है, माइनस में, और माइनस का इन दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा, माइनस का 140 इक्वल टू y, और y में देखो इन दोनों का मल्टीपल हो गया माइनस का 70, तो माइनस का 70 माइनस में इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा माइनस का 140, माइनस का 140 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीपल 20 हुआ और माइनस में 6, ये आपका आंसर होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है x अपॉन में, देखो माइनस का 84 नहीं बन जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाते हैं। 140 इज इक्वल टू y अपॉन में माइनस 70 प्लस में 140 इक्वल टू 1 अपॉन में 14। एक बार और लिख देता हूं, 20 माइनस 6 हमें सही क्रम बन जाता है इसमें। तो x अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 6, यानी 140 माइनस में 84 यानी 6 हो गया, 13 में से तो 56, ठीक है। उसके बाद y अपॉन में 70 हो गया और 1 अपॉन में 14 हो गया। उसके बाद आगे सॉल्व नहीं कर सकते, चलिए लिख देते हैं x अपॉन में 56 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 14 और y अपॉन में 70 इक्वल टू 1 अपॉन में 14। यहां से सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन में 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये जाएगी 14 से ये जाएगा 4 पर, और यहां से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 अपॉन में 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपके ये सॉल्यूशन आ गए। तो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अब इसमें क्वेश्चन और भी बढ़ेंगे, क्या होगा, आपके पास इक्वेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी इक्वेशन ऐसी बनेगी कि ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, फिर आ जाएगा bx प्लस में ax प्लस a प्लस या मैं बोलूं c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसी जो इक्वेशन होंगी उसमें जब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। बट अगर यहीं पे इसकी जगह मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना लगा के मैं एलिमिनेशन लगाऊं, मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, तो सॉल्व तो हो जाएगी बट आपको लगेगा टाइम, आपको लगेगा कैलकुलेशन ज्यादा, ठीक है। तो बेटर है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आए तो ध्यान से देख लो कि आपके एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से जल्दी कम स्टेप्स में हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो आप उसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बेस्ट मेथड है जो कि ऐसी इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी सी चीजें और हैं इस चैप्टर में, है ना। एक चीज और है जो कि हमने 3.2 में पढ़ा था, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा, कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया, अगर हमसे बोला कि ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि या तो उसमें ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, है ना। और ऐसे केस में जो इनके कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन बनता है वो बनता है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये बनता है ना। तो अगर आपको दो इक्वेशन दे दी और उसमें कोई कांस्टेंट अगर मिसिंग है, मान लो a1 मिसिंग है या b1 मिसिंग है, तो आपसे कहेंगे इसकी वैल्यू बताओ कि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। उसी तरीके से दूसरा है कि आपसे कहेंगे मेनी सॉल्यूशन या बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। या आपसे बोल सकते हैं कि लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो उस केस में जो बनते हैं आपके रिलेशन वो बनते हैं a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे एक दो, और एक और ले लेते हैं जो कि लास्ट है, जिसमें बोलते हैं हम नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम? नो सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें जो होते हैं रिलेशन वो होते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तीन रिलेशन है और इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जहां तक है 60-70% यहां से एक क्वेश्चन बनता है। आपके अगर जो भी टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट ले लो, क्लास टेस्ट में कंफर्म है अगर आपका लीनियर इक्वेशन का टेस्ट है उसमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर देंगे टीचर। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको इसके ऊपर, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल है 15, उसमें लिखा हुआ है इक्वेशन है 4x प्लस में py प्लस में 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस में 2y प्लस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और हमसे क्या बोला है, फॉर द विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए p की क्या वैल्यू हो। अब आपको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ये होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछा है तो हमें क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, हमें पता है। अब क्या कर दो, वैल्यू रख दो। आप चाहो तो पहले से लिख सकते थे a1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2
नॉट इक्वल टू p/2। इससे ये चला जाएगा तो p नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू 4 ना हो। ठीक है, p की वैल्यू 4 ना हो। अगर p की वैल्यू 4 नहीं हो तो क्या होगा? देखो 2x प्लस में 2y प्लस में 2 और प्लस में 8 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अगर मान लो मैंने इसकी जगह 4 की जगह मैंने कुछ भी पुट कर दिया, p की वैल्यू 4 ना हो, क्या बोला? यूनिक सॉल्यूशन के लिए p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4। अगर मैंने 4 रख दिया तो क्या होगा? देखो अगर मैंने इसकी जगह 4 रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 4/4 इक्वल 4/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर ही 4/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 8/2 कितना हो जाएगा? वो भी हमारा ये 4 हो जाएगा। तो इस केस में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि भाई a1/a2 है, ये b1/b2 है, ये c1/c2 है। तो ये दोनों इक्वल हो गए इसमें, और जब इक्वल होते हैं तो आपको पता है क्या है? नो सॉल्यूशन हो जाता है। इसलिए हम p की वैल्यू को 4 नहीं लेंगे, उसके अलावा आप कुछ भी लिख दो, उसके अलावा आप इसमें कुछ भी रख दो। आप यहाँ पर 2 रख दो, चेक कर सकते हो रख के। आप 2 रख दो तो क्या होगा? ये हो जाएगा 4/2 और 2/2 नॉट इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल, यूनिक सॉल्यूशन। आप यहाँ पर -2 रख दो। आप p की वैल्यू p इक्वल नॉट इक्वल टू 4 की जगह कुछ भी रख दो, आपका आंसर क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं इक्वेशन ये रखता हूं, ठीक है, इक्वेशन ये रखूंगा। अब वो कहते हैं कि p की वैल्यू बताओ जब नो सॉल्यूशन होगा। p की वैल्यू बताओ जब क्या हो? नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन अगर है तो आपको पता है कि भैया नो सॉल्यूशन के लिए नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हमें ये पुट करना होता है। बट अगर हम देखें यहां पर तो 4/2 इक्वल टू p/2 नॉट इक्वल टू 8/2, ये तो हमारे पास दे रखा है, हमें p यही सॉल्व हो जाएगा। p क्या हो जाएगा? यही सॉल्व हो जाएगा, इसको जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, तो क्या होगा? इससे ही कट गया तो p की वैल्यू क्या होगी? 4। अभी देखो, अभी जस्ट थोड़ा वीडियो को पीछे कर लो, बैक करके देखो, मैंने p की वैल्यू जो 4 लिखी थी यहाँ मैंने जब p की वैल्यू 4 रखी थी तो नो सॉल्यूशन ही आ रहा था, है ना। तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि हमसे क्या पूछा है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए, तो जो ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल 16 है, इसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या बोला? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये आ गया। अब देखो इसमें किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, वो देखो। इसने बोला है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होगा? ये हो जाएगा आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होगा। और इसमें से आपको a1/a2, देखो a1 की वैल्यू देखो तो क्या होगा? a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। ऐसे ही b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप देखो cos y का कोएफिशिएंट 3, और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k। उसी तरीके से c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c1 देखो अब माइनस में आ रहा है, c में कांस्टेंट माइनस में आ रहा है, तो इसको क्या हो जाएगी? पूरी वैल्यू आपकी -k-3, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -k। ये आपके हो गए, ठीक है। अब इनकी वैल्यू यहां रख दो। जब आप यहां रखोगे तो देखो a1/a2 यानी k/12 इक्वल टू b1/b2 3/k इक्वल टू -k-3/-k, ये आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां से सॉल्व करें, आप चाहो तो इसका भी पेयर बना सकते हो, आप चाहो तो इसका पेयर बना सकते हो, है ना, आप जिस मर्जी का बनाओ, ठीक है। पर जब दिक्कत आएगी तब की तब देखेंगे, पहले इससे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इससे सॉल्व करूं तो मैंने ले लिया k/12 इक्वल टू 3/k, सॉल्व किया, क्या है k² इक्वल टू 36, तो k की वैल्यू क्या देगी? +-6, दो वैल्यू आ गई k की। अब क्या करें? हमारे पास सॉल्यूशन एक ही हो सकता है, दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो क्या करें? तो ऐसा करते हैं, अगर k की वैल्यू 2 आई है तो इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस वाले में 2 वैल्यू आई तो जो कॉमन वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, और अगर इसमें वैल्यू आ गई फाइनल 1 तो हमारा वो फाइनल आंसर होगा। तो चेक करते हैं, चलो इसके लिए क्या होगा कि 3/k इक्वल टू, इसको अंदर भेज दे माइनस को, नहीं मत भेजो कोई बात नहीं, माइनस से माइनस खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 3k इज इक्वल टू k² माइनस में 3k, इसको अगर भेजो तो 6k इज इक्वल टू k², k से एक k चला गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 6।
तो यहां से जब हमने इन दोनों को लिया तो प्लस माइनस 6 आया, जब हमने इन दोनों को लिया तो आंसर हमारा 6 आ गया। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है, जो भी जहां पर भी k यूज हुआ है उस k की वैल्यू जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी k की 6 वैल्यू के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको समझाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया, मैंने आपको इन 3 के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन नहीं खत्म होता है, तो इसी के साथ गुड बाय बच्चों।